नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की करंट अफ़ेयर्स पढ़ेंगे और ये जो करंट अफ़ेयर्स है, ये उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2024 में घटित घटनाओं का संकलन है, ठीक है? अक्टूबर 2024 में, इससे पहले अगर आपको अगस्त, सितंबर, जून इन या फिर जनवरी 2024 से लेकर अब तक की अगर आपको करंट अफ़ेयर्स पढ़नी हो, तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हो। इसमें कौन-कौन सी बातें हैं, जो आपको पढ़नी है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं, ध्यान दो। जैसे वाराणसी का रेल सह सड़क पुल अभी बनाने की इसकी कवायद शुरू हो गई है। एक अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, एक पेड़ माँ के नाम और इसमें हम देखेंगे कितने पौधे लगाए जा चुके हैं, कितनी प्रोग्रेस हुई है। साथ ही साथ चौथी यूपी स्टेट ओपन चैंपियनशिप हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो इस स्थिति में ये जो चैंपियनशिप हुआ है, इसमें कौन है, कहाँ का व्यक्ति है जिसने गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही साथ अभी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स ये बुद्धा इंटरनेशनल स्टेडियम में होना था, लेकिन ये अभी कैंसल कर दिया गया है। हम इसकी भी चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश में अभी सैंड नीति इसको लागू किया गया है। ये जो एम सैंड नीति है, इसमें कौन-कौन से प्रावधान दिए गए हैं, हम इनकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मिशन शक्ति का 5वां चरण अभी शुरू हुआ है, हाल ही में। तो ये अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर्स है, जो कि आपके जो आगामी एग्ज़ाम हैं, चाहे यूपी पीसीएस का हो या फिर यूपी आरओ एआरओ का एक एग्जाम हो या यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा हो यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर कोई भी परीक्षा है तो ये वीडियो आपके लिए अनिवार्य है। चलिए शुरू करते हैं इसको। और अगर इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन में जाके वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला पढ़ो, कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित गोरखगिरी पहाड़ी पर संत गोरखनाथ की तपोभूमि का विकास किया गया है? फिर से समझो। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू करी है, स्वदेश दर्शन 2.0। 2.0 से आशय ये है कि इससे पहले एक स्वदेश दर्शन योजना आ चुकी होगी, ये इसका दूसरा वर्जन है। और इसी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में एक जिला है और वहां पर एक पर्यटन स्थल स्थित है, गोरखगिरी पहाड़ी। और ये जो गोरखगिरी पहाड़ी है, इसको कहा जाता है, ये संत गोरखनाथ की तपोभूमि रही थी। तो प्रश्न आपसे ये पूछा है कि ये जो गोरखगिरी पहाड़ी है, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो आप बताओगे ये महोबा में है, चित्रकूट में है, प्रयागराज में है या फिर कानपुर में है? ये है महोबा में। और ये फेमस क्यों हुआ? क्यों अभी ये चर्चा में रहा है? ध्यान दो। मैं बात कर रहा हूँ महोबा की। और इस योजना में या हम कहें इस प्रश्न में कौन-सी योजना का डिस्कशन किया गया है? स्वदेश दर्शन योजना। ध्यान से देखो। मैं बात कर रहा हूँ स्वदेश दर्शन योजना की। ये जो स्वदेश दर्शन योजना है, 2015 से इसे शुरू किया गया था, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात स्वदेश दर्शन योजना योजना 2.0 की करें, तो इसको शुरू किया गया है 2023 से, ठीक है? और जो ये योजना है स्वदेश दर्शन 2.0, इसे वोकल फॉर लोकल वोकल फॉर लोकल के साथ इसे शुरू किया गया है। यानी वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ इसे शुरू किया गया शुरू किया गया है। और मुझे बताओ ये सारी की सारी योजनाएं किस मंत्रालय से संबंधित हैं? तो अगर मंत्रालय आपसे पूछ दे, आप बताओगे ये पर्यटन मंत्रालय की योजनाएं हैं, ठीक है। स्वदेश दर्शन योजना। अच्छा, इसमें दो तीन बातें और याद रखना। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की ही पर करें तो गोरखगिरी पहाड़ी, ये जो गोरखगिरी पहाड़ी है ना, चाहे आप उठा लो रहीलिया सूर्य मंदिर को, रहीलिया सूर्य मंदिर या फिर एक और आपने नाम सुना होगा कीरत सागर झील, कीरत सागर झील। ये जो स्थल हैं, ये स्थल जैसे गोरखगिरी पहाड़ी ये महोबा में है। इसके अलावा ये जो आपका ये योजना है स्वदेश दर्शन 2.0, इसी योजना स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत ये जो क्षेत्र है ना, या हम कहें ये जो पर्यटक स्थल हैं, इनके आसपास इनके आसपास पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है। और ये सारी की सारी पर्यटन सुविधाएं
किस योजना के तहत विकसित करी जा रही हैं? आप बताओगे स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत। ठीक है, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। पहले का सही उत्तर हो जाएगा महोबा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे को पढ़ो ध्यान से। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कितने कैपेसिटरी सेंटर स्थापित किए जाएंगे? आपसे पूछा है कैपेसिटरी सेंटर कितने स्थापित किए जाएंगे? 1100, 1200, 1300 या फिर 1000? 1000 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहां आप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ध्यान दो। ये जो दूसरा है आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कैपेसिटरी सेंटर कितने स्थापित किए जाएंगे? तो मुझे बताओ ये किस नीति के अंतर्गत तैयार किए जा रहे हैं? सबसे पहला प्रश्न मुझे ये बताओ। तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार का आईटी मंत्रालय है, ये हम कहें विभाग है। ठीक, तो ये जो आईटी विभाग है इसने नई ग्लोबल ग्लोबल कैपेसिटर सेंटर नीति तैयार की है। सेंटर नीति इसने बनाई है। अच्छा, और इसी सेंटर नीति के अंतर्गत ये कहा गया है कि 1000 ग्लोबल कैपेसिटर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, सेंटर स्थापित होंगे। ये बात आप समझ पा रहे हो? हाँ, ठीक है। और ये जो ग्लोबल कैपेसिटर सेंटर स्थापित होंगे 1000, इसमें परिणाम ये निकल के आया है, सरकार कह रही है कि 5 लाख इसमें रोजगार का सृजन होगा। 5 लाख रोजगार मिलेंगे। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हो? हाँ, तो ये खैर इतनी बातें याद रखो, फिर से समझो। उत्तर प्रदेश सरकार का जो आईटी विभाग है, नई ग्लोबल कैपेसिटर सेंटर नीति बनाई है इसने, और इसमें 1000 ग्लोबल कैपेसिटर सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इससे होगा क्या? होगा ये कि लगभग 5 लाख के आसपास इसमें रोजगार सृजन होगा। ठीक, तो दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा 1000। अब आ जाओ तीसरे में। तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी, इस शब्द को पकड़ो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जहां पर 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी का निर्माण किया जाएगा? बाराबंकी है, वाराणसी है, अयोध्या है या फिर ननाबरीस है? ये अयोध्या है। अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है कि भाई अयोध्या में हम 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी का निर्माण करेंगे। ठीक है, और इस लिहाज से अयोध्या काफी चर्चा में रहा है और बहुत सारी सौगातें अयोध्या को दी गई हैं। अगर आप करंट से हमारी जुड़े हैं लगातार तो आप समझ पा रहे होंगे, अयोध्या को बहुत सारा फंड दिया जा रहा है यहाँ पर, यहाँ के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर चौथे में आ जाओ। हाल ही में आईआईटी कानपुर के छात्र ने एक वेबसाइट तैयार की है, इसका नाम क्या है? इस वेबसाइट का नाम क्या है? दरअसल ये वेबसाइट के नाम पे हम ये कहें स्टार्टअप भी है, इसी नाम से, और ये आईआईटी कानपुर का स्टार्टअप है। तो मुझे बताओ, कह रहा है कि जिसमें 20 सेकंड तक अगर आप बोलते हैं तो आपके अंदर तनाव की स्थिति क्या है, इसका पता लगाया जा सकता है। ध्यान दो, कह रहा है कि आईआईटी कानपुर के छात्रों ने अभी एक वेबसाइट तैयार की है। उस वेबसाइट में अगर आप 20 सेकंड तक लगातार बोलते हैं तो आपके अंदर तनाव की स्थिति क्या है, किस स्टेज में आप चल रहे हैं, उसका पता लगाया जा सकता है। आपसे इसका नाम पूछा है। तनाव प्रज्ञ गलत है, मनोभाव भी गलत है, मनोदयम इसका सही उत्तर है। ठीक है, मनोदयम। ध्यान दो, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। दरअसल ये जो आईआईटी कानपुर है ना, आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर का इसी का स्टार्टअप है, या हम कहें इसी के नाम से यहाँ का स्टार्टअप है। स्टार्टअप मनोदयम। ठीक है, और आप ये समझिए इसमें हिंदी, अंग्रेजी, साथ ही साथ मलयालम, कन्नड़, और ये जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, इन भाषाओं को सुनकर तनाव का आकलन किया जाएगा। इन भाषाओं को सुनकर, भाषाओं को सुनकर तनाव का आकलन किया जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ पाए? वापस आओ अपने क्वेश्चन में। तो चौथे का सही उत्तर हो जाएगा मनोदयन। नेक्स्ट देखो पांचवा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने HCL समूह की किस कंपनी के सहयोग से 24 घंटों में सबसे अधिक यूजर को AI
ध्यान देना, सबसे अधिक यूजर्स को एआई आधारित ऑनलाइन कोर्स पढ़ाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसका नाम है जीयूआई, जीयूवीआई। ध्यान दें, फिर से क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में कहा गया है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने HCL समूह की किस कंपनी के सहयोग से 24 घंटों में सबसे अधिक यूजर को एआई आधारित ऑनलाइन कोर्स पढ़ाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। इसका नाम है GUVI। ठीक है, छठे नंबर को देखो। कह रहा है कि हाल ही में जल प्रबंधन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, या हम कहें उत्तर प्रदेश ने, जल प्रबंधन और जल संरक्षण के क्षेत्र में शानदार काम किया है, और इस काम के लिए उसे देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य की सूची में कौन से स्थान से नवाजा गया है? पहला, तीसरा, चौथा या फिर दूसरा? आप बताओगे, इसे मिला है दूसरा स्थान। ठीक है, फिर से समझो। कह रहा है कि हाल ही में, ध्यान देना, जल प्रबंधन और जल संरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश को देश के सब सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? ये किस क्षेत्र की बात कर रहा है? क्षेत्र है जल प्रबंधन। तो जल प्रबंधन के क्षेत्र में कौन सा स्थान दिया गया है? दूसरा। ठीक। अब इसमें दो तीन बातें याद रखना, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ध्यान दो। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। ठीक। तो ये जो अपना उत्तर प्रदेश है, इसको सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में, राज्य की श्रेणी में दूसरा स्थान दिया गया है, दूसरा स्थान मिला है। अच्छा, ये जो दूसरा स्थान मिला है, ये किस क्षेत्र के लिए मिला है? तो आप बताओगे ये क्षेत्र कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, या ग्रामीण क्षेत्र में घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए मिला है, नल कनेक्शन देने के लिए मिला है, साथ ही साथ और किसके लिए मिला है? जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में। तो अब मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश को तो दूसरा स्थान मिला है, तो पहले स्थान पर कौन रहा होगा? पहले स्थान पर रहा है उड़ीसा। तो फिर दूसरे स्थान पर कौन रहा होगा? दूसरा तो उत्तर प्रदेश है, तो फिर तीसरे स्थान पर कौन रहा होगा? तीसरे पर है गुजरात और पुदुचेरी, सम्मिलित रूप से। ठीक है, फिर से समझो। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की सूची में दूसरे स्थान पर दिया गया है। क्यों? क्यों दूसरा स्थान मिला है? दूसरा स्थान इसलिए मिला है क्योंकि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में घर तक नल कनेक्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने शीघ्रता से पहुंचाए हैं, यानी इसके लिए इन्होंने अच्छा काम किया है। साथ ही साथ जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया है। इस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार को दूसरा स्थान, या हम कहें उत्तर प्रदेश राज्य को दूसरा स्थान मिला है। ठीक। तो पहला स्थान किसे मिला है? उड़ीसा को। और तीसरा स्थान गुजरात और पांडिचेरी को। यहां तक समझ गए? हाँ। अब यहां से मैं एक बात और आपको बताता हूँ। अब यहाँ से दो तीन अवार्ड याद रखना जो हाल ही में उत्तर प्रदेश को मिले हैं। आप उत्तर प्रदेश को कह लो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार को कह लो। तो उत्तर प्रदेश को हाल ही में मिले कुछ पुरस्कार, ध्यान दो। उत्तर प्रदेश को हाल ही में मिले, हाल ही में मिले कुछ पुरस्कार। ठीक। कौन कौन से पुरस्कार हैं जो उत्तर प्रदेश को हाल ही में दिए गए हैं? सबसे पहले ध्यान रखो, स्कॉच अवार्ड, या हम कहें स्कॉच गोल्ड अवार्ड। स्कॉच गोल्ड अवार्ड, ये अवार्ड मिला है किसे? उत्तर प्रदेश को। ये दरअसल अवार्ड क्यों मिला, आपसे ये भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत, स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा स्वच्छता, गंगा स्वच्छता अभियान के लिए और अन्य नदी संरक्षण कार्य के लिए, नदी संरक्षण कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार किसे मिला है? ये पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। ठीक। तो पहली बात तो ये हो गई, स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को, और ये स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा स्वच्छता अभियान और साथ ही साथ नदी संरक्षण कार्य के लिए इसे दिया गया है। वहीं एक बात और समझो, एक पुरस्कार और याद रखना जो कि हाल ही में दिया गया है, पिछले 3 महीनों के अंदर अंदर, ये सारे के सारे 3-4 महीनों के अंदर मिले हैं। तो आपकी करंट से संबंधित ये प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड, बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड।
अब मुझे बताओ ये जो पुरस्कार है, ये किस उद्देश्य के लिए मिला है? तो आपको पता होगा इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में। इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2024 में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन के कार्यों और उपलब्धियों कौन-कौन सी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं उत्तर प्रदेश ने? तो उपलब्धियों के लिए प्रदर्शनी लगाने के परिप्रेक्ष्य में मिला है। प्रदर्शनी लगाने के लिए मिला है। ठीक है? तो ध्यान दें, मैंने अभी 2 पुरस्कारों की बात की है। एक तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा स्वच्छता अभियान और अन्य नदी संरक्षण कार्य के लिए। इसके अलावा बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड दिया गया है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान उत्तर प्रदेश में जो जलीय कार्य हुए हैं, यानी कि जल जीवन मिशन के कार्य हुए हैं और उसने कौन-कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं, उन सभी के लिए प्रदर्शनी लगाने के लिए बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड से भी उत्तर प्रदेश को नवाजा गया है। वहीं एक पुरस्कार और याद रखना जो कि हाल ही में दिया गया है, जो जिसे कहते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में द्वितीय पुरस्कार, ठीक है? ये भी किसे मिला है? ये भी मिला है उत्तर प्रदेश को। तो खैर, क्वेश्चन नंबर छठा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो छठे का सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय। जल प्रबंधन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला है? आप बताओगे दूसरा पुरस्कार। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर आ जाओ सातवें में। सातवें को देखो, कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई घोषणा की होगी, उसी के संबंध में प्रश्न कह रहा है कि घोषणा के अनुसार किस शहर में हावड़ा ब्रिज की तरह 2 मंजिला रेल सह सड़क पुल का निर्माण किया जाएगा? ये कहाँ होगा? इलाहाबाद में होगा कि वाराणसी में होगा, अयोध्या में होगा या फिर ननापीस? ये होगा वाराणसी में। ध्यान दीजिएगा, 2 मंजिला रेल सड़क पुल, यानी कि ऐसे पुल बनेगा, ठीक? पहले यहाँ पर पटरी बिछाई जाएगी, तो यहाँ से गुजरेगी रेलगाड़ी, फिर इसके ऊपर यहाँ सड़क बिछा दी जाएगी और इसके ऊपर से गुजरेंगे वाहन। ये बात आप समझ पा रहे हो? तो आंसर होगा वाराणसी। अब इसमें 2-3 बातें याद रखना, क्योंकि ये अभी करंट में है, चर्चा में है, तो यहाँ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि कितना वित्त आवंटन किया गया, बहुत सारी बातें। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ ये जो बनारस है या हम कहें वाराणसी है, बनारस में कितने मंजिला बन रहा है? 2 मंजिला। बनारस में 2 मंजिला पुल बनेगा, ठीक है? ये जो 2 मंजिला पुल बनेगा ना, इसकी लागत तो हाई-फाई आएगी ही, चूँकि 2 मंजिला है, सड़क भी चलेगी और रेल भी चलेगी। इस स्थिति में जो लागत है वो 2642 करोड़ रुपए इसमें बताई जा रही है और ये जो पुल है, यह रेल सह सड़क पुल होगा, सड़क पुल होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा, चूँकि रेल से सड़क पुल होगा, तो रेल भी चलेगी और साथ ही साथ इसमें सड़क यातायात भी होगा। तो जो रेल चलेगी ना, उसमें बताया गया है कि जो रेल चलेगी वो 4 लेन का ट्रैक होगा, ठीक? 4 लेन रेल लाइन होगी। अच्छा, सड़क की बात कर लेते हैं, तो सड़क के लिए बताया गया है 6 लेन, 6 लेन का हाईवे होगा। बात समझ पा रहे हो आप? हाँ, और ये जो पूरा वाराणसी में बनाया जाएगा, इसे कहा गया है, ये हावड़ा ब्रिज की तर्ज पर बनाया जा रहा है। यानी कि इसका जो रोल मॉडल होगा, वो होगा हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज की भांति भांति वाराणसी में वाराणसी में बनेगा सिग्नेचर ब्रिज। ठीक है, ये बात आप समझ पाए? हाँ, ठीक है। तो वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। आपका जो प्रश्न था 7वां नंबर, वो कह रहा था कि ये 2 मंजिला रेल सह सड़क पुल कहाँ बनेगा? तो वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि हाल ही में हुरुन इंटरनेशनल की तरफ से जारी सूची में 35 साल से कम उम्र के उद्यमियों के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर रहा? यानी अभी हुरुन इंटरनेशनल, इसने एक लिस्ट जारी की है, सूची जारी की है और उसमें 35 साल से कम उम्र के उद्योगपतियों की सूची निकाली है।
इसमें सवाल आपसे ये पूछा है कि उत्तर प्रदेश इसमें कौन से नंबर पर है? प्रथम है, द्वितीय है या फिर चतुर्थ है? चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। आओ जरा समझते हैं। अगर उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है तो पहले स्थान पर कोई ना कोई तो होगा। सबसे पहले आप इस इंटरनेशनल का मुझे नाम बताओ। तो ये है हुरुन इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, ठीक है। ये जो हुरुन इंटरनेशनल है, इसने ऐसे अमीरों की लिस्ट निकाली है, अमीरों या हम कहें अमीर भारतीयों लिख लो। अमीर जो हैं वो भारतीय हैं। इसने ऐसे अमीर भारतीयों की रिच लिस्ट निकाली है जिनकी उम्र जिनकी उम्र 35 साल से कम है। ठीक है। तो इस स्थिति में पहला स्थान किसका है? ये है महाराष्ट्र का। अच्छा, अगर हम आपसे सेकंड स्थान पूछ लें तो आप क्या बताओगे? कर्नाटका बता दोगे। अगर हम तीसरा स्थान पूछ लें आपसे तो आप दिल्ली बता दोगे। वहीं अगर हम आपसे चौथा स्थान पूछ लें तो आप बता दोगे उत्तर प्रदेश। तो ये 4 स्टेट हैं जिनमें आपसे उत्तर प्रदेश, चूंकि आप उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो उत्तर प्रदेश को ध्यान रखो, चौथे स्थान पर है। ठीक है। 8वें का सही उत्तर हो जाएगा टी पार्ट। नेक्स्ट देखो, 9 नंबर। 9वें में क्या कह रहा है? 9वें में कह ये रहा है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने एनकाउंटर पर होने वाले विवाद के चलते एनकाउंटर की नई गाइडलाइन जारी की है। ये एनकाउंटर पर अभी काफी विवाद चल रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उसी के चलते यहाँ की सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करवाई है अपने पुलिस महकमे से। तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है। हाँ, इसी ने जो एनकाउंटर है उसकी नई गाइडलाइन जारी की है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां। कह रहे हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्हें इनसे एक जानकारी मिलती है। जानकारी इन्होंने क्या दी है? इनके अनुसार एक पेड़ माँ के नाम, ये एक अभियान है। इस अभियान को चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, और इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी चलाया जा रहा है। तो इस अभियान में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर है, दूसरे पर है, तीसरे पर है या फिर चौथे पर है? तो इसमें जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो है पहला। नंबर 1 बन के उभरा है उत्तर प्रदेश। ध्यान दो, यहाँ से 2-3 बातें आप याद रखना। कौन कौन सी? आओ जरा समझते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है। ये एक अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। और ये जो अभियान है ना, इस अभियान में पहले स्थान पर अपना रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक। ये जो अभियान है इसे जून से सितंबर तक जून से सितंबर तक 26.5 करोड़ पौधे, ऐसा बताया जाता है कि पौधे उत्तर प्रदेश ने लगाए हैं। खबरों से ये जानकारी मिलती है कि जून से लेकर सितंबर तक 26.5 करोड़ पौधे उत्तर प्रदेश लगा चुका है। इस ये जो अभियान है, इस अभियान की जो शुरुआत है वो 5 जून को हुई थी। 5 जून को प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को शुरू किया। ठीक है। इस अभियान को शुरू किया। अच्छा, ये जो 5 जून को इस अभियान को शुरू किया गया है, तो इसी अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है पूरे भारत में। और भारत में उत्तर प्रदेश ने केवल 26 साढ़े 26 करोड़ पौधे लगा के दिखा दिए हैं, जून से लेकर सितंबर तक। तो खैर वापस आ जाओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 11वां। क्या कह रहा है? 11वें में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जुबिलेंट इनग्रेविया लिमिटेड कंपनी है, और इस ये जो कंपनी है ये विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के सदस्य के रूप में ये शामिल हुई है। ये पूछा है आपसे। कहाँ की है? दरअसल ये गुजरात शाखा है इस कंपनी की। गुजरात शाखा। और इसकी एक शाखा अपने यूपी में भी है, नोएडा में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो इसकी गुजरात शाखा शामिल हुई है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के सदस्य के रूप में, विश्व आर्थिक मंच के। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12वां। 12वें में क्या कह रहा है? 12वें में कह रहा है कि उत्तर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्कूल, उत्तर भारत यानी कि ये जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जिसमें अपना उत्तर प्रदेश और हरियाणा ये सारे के सारे आते हैं। तो उत्तर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्कूल ऑफ
मिलिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना ये करी गई है, ये कहाँ पर की गई है, किस राज्य में? ये करी गई है उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है? ध्यान दो। 12वें नंबर को फिर से पढ़ो। अंतर्राष्ट्रीय स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना हुई है कहाँ पे, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। प्रश्न हमसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो टेक्नोलॉजी का स्कूल है, मिलिंग टेक्नोलॉजी का स्कूल, उत्तर प्रदेश में भी किस शहर में हुई है? तो आओ जरा यहाँ पर समझ लेते हैं इसमें 2-3 फैक्ट्स। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, ठीक? मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। तो मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में पहला स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी, मिलिंग टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना हुई है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी को स्थापित किया गया है और इसके लिए लखनऊ को चुना गया है। लखनऊ में 15 एकड़ जमीन, इसका आवंटन भी किया गया है इस स्कूल के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए। तो लखनऊ में 15 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, आवंटित की गई है। ये बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा, अब आप एक प्रश्न को जरा अपने दिमाग में उठाओ। ये लिखा है मिलिंग टेक्नोलॉजी। ये मिलिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है? ध्यान दो, यहाँ पर समझो। ये क्या होता है मिलिंग टेक्नोलॉजी? अगर हम आपसे पूछें कि ये क्या है, तो आप कहोगे दरअसल जब हम अनाज अनाज हमने उगाया, किसान उगाते हैं, तो अनाज को उगाने के बाद जब तक हम उसको खाते हैं, तो खाने के दौरान, या हम ये कहें कि उगाने से लेकर खाने तक, वो अनाज कई प्रोसेस से होकर गुजरता है। यानी अनाज को, ध्यान देना, खाने के लिए कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कई प्रोसेस से इसे गुजरना पड़ता है। अब चूंकि बहुत सारे प्रोसेस होंगे, तो उन प्रोसेस से जब आप गुजारोगे, तो होता क्या है, होता ये है कि उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व की फिर कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इन पोषक तत्वों की कमी ना हो अनाज में हमारे, जब वो हमारी टेबल में आता है खाना खाने के लिए, तो जब वो हमारी टेबल में आए, उस दौरान तक बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो मिलिंग टेक्नोलॉजी क्या करेगा, ये जो पोषक तत्व हैं, यानी पोषक तत्वों की कमी ना हो, इसके लिए इसके लिए मिलिंग तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप समझ पा रहे हो? हाँ। तो खैर, अगर आपसे सीधा सा सवाल एक पूछ ले कि स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी ये कहाँ, किस राज्य में बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश है। और किस जिले में है, तो लखनऊ है। 15 एकड़ की जमीन अभी इसको आवंटित की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखो 13 नंबर, कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो पीएम सूर्य घर योजना का लाभ लेने के मामले में शीर्ष पर रहा है? कानपुर है, इलाहाबाद है, बांदा है, या फिर लखनऊ है? प्रश्न को फिर समझो। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, जिले का नाम बताओ, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना अभी शुरू करी गई है मोदी जी के द्वारा, तो इस योजना का लाभ लेने के मामले में वो जिला सबसे नंबर 1 है। ये है लखनऊ, ठीक? आओ जरा समझ लें इसको, ध्यान दो। मैं बात कर रहा हूँ एक योजना की, इस योजना का नाम है पीएम सूर्य घर, पीएम सूर्य घर योजना, ठीक? ये जो पीएम सूर्य घर योजना है, इसका पहले तो मुझे बताओ, लाभ लेने के मामले में पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है अपने उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का मतलब है किस जिले का है? तो आप बताओगे लखनऊ, ठीक? ध्यान देना, पीएम सूर्य घर योजना में लाभ लेने के मसले पर उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सबसे पहला स्थान लाया है? तो सबसे शीर्ष शीर्ष स्थान है लखनऊ का। अच्छा, अब मुझे दूसरी बात बताओ। दूसरी बात मुझे ये बताओ कि ये जो लखनऊ है, लखनऊ जनपद में, इसका मतलब है कि जो पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत जो सोलर रूफटॉप पैनल स्थापित किए जा रहे हैं, तो लखनऊ में सबसे ज्यादा सोलर रूफटॉप पैनल इंस्टॉल किए गए होंगे, बोलो भाई। अर्थात लखनऊ में लखनऊ में सर्वाधिक रूफटॉप पैनल इंस्टॉल किए गए, इंस्टॉल किए गए। ये बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये तो पहले स्थान पर आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे स्थान पर कौन रहा है, तो आप क्या बताओगे?
दूसरे स्थान पर रहा है वाराणसी, तीसरे स्थान पर कौन रहा है? तो आप बताओगे कानपुर। बस यही 3 याद रखना। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत जो सोलर रूफटॉप पैनल इंस्टॉल किए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा लखनऊ में इंस्टॉल किए गए, फिर वाराणसी का नंबर आता है, इसके बाद आता है कानपुर का। इस योजना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे रखो। मैं बात कर रहा हूँ पीएम सूर्य घर योजना की। ध्यान दें, पीएम सूर्य घर योजना। ये जो पीएम सूर्य घर योजना है, मुझे ये बताओ, अगर 1 किलोवाट, ये केडब्ल्यू का मतलब किलोवाट लिखा है, अगर 1 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप 1 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप अगर स्थापित करना है, इंस्टॉल करना है, तो मुझे बताओ केंद्र सरकार के द्वारा कितनी सब्सिडी दी जाती है? केंद्र के द्वारा 30,000 30,000 रुपए, और राज्य के द्वारा कितनी दी जाती है? 15,000 रुपए। ठीक है? तो टोटल कितनी सब्सिडी मिल रही है? क्या मुझे बता सकते हो? टोटल मिल रही है 45,000 रुपए। ठीक? टोटल मिल रही है 45,000 रुपए। यहाँ तक बात आप समझ पाए? बात कर रहा हूँ 1 किलोवाट की। अगर हम इसी की क्षमता ठीक दोगुनी कर दें और हम कहें कि 2 किलोवाट के लिए सब्सिडी की राशि बताइए, तो आप बताओगे केंद्र 60,000 रुपए और जो राज्य देगा वो देगा 30,000 रुपया। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल है, टोटल 90,000 रुपया सब्सिडी का प्रावधान है। सब्सिडी का प्रावधान है। ठीक? यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, ये जो जिस योजना की मैं बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, इसकी शुरुआत मुझे बता दो कब हुई थी? तो आप बताओगे फरवरी 2024 में, यानी इसी वर्ष ये शुरू किया गया था। और इसमें टारगेट क्या है? योजना का लक्ष्य क्या है? क्या बता सकते हो? इसमें योजना का लक्ष्य क्या है? 2027 तक 1 करोड़ 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना, पैनल लगाना। ये इसका मुख्य टारगेट है, ये लक्ष्य है। ये बात आप समझ पा रहे हो? हाँ। तो वापस आ जाओ अपने सवाल में। आपका जो सवाल था 13 नंबर, वो कह रहा था कि कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जहां पर पीएम सूर्य घर योजना का लाभ लेने के मामले में यहाँ का उत्तर प्रदेश का जिला शीर्ष पर रहा है? तो आप बताओगे लखनऊ है। अब आ जाओ 14 नंबर में, 14। ध्यान दो, 14 कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति है जिसने 1920 के दशक से लेकर वर्ष 2010 तक के लगभग 1257 अद्वितीय रेडियो का संग्रह एकत्र किया है और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिखवाया है। तो ये कौन सा शख्स है? ये पूछा है आपसे। बताइए, ध्यान दो। अगर हम इनका नाम देखें तो जरा गौर करो यहाँ से। एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है राम सिंह बौद्ध। राम सिंह बौद्ध, इस नाम को याद रखना। इसे रेडियो मैन ऑफ उत्तर प्रदेश कई कई जगह हमें लिखा मिलता है, कई न्यूज इसे रेडियो मैन की संज्ञा भी देते हैं। ठीक है? तो खैर, ये कहाँ का बंदा है? ये है अमरोहा के निवासी। ये अमरोहा के निवासी हैं। अच्छा, चूंकि अमरोहा के निवासी हैं, तो इनके या हम कहें इनको एक शौक थी, और ये रेडियो का कलेक्शन किया करते थे। हालांकि ये उच्च पद पर भी आसीन रहे हैं, जहां तक मैंने इनको पढ़ा है। तो राम सिंह बौद्ध 1257 रेडियो का कलेक्शन किया, रेडियो का कलेक्शन किया है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया। ठीक है? और ये जो इनके पास कलेक्शन है, 1920 से लेकर 1920 से लेकर ये अब तक का रेडियो का कलेक्शन है। तो वापस आ जाओ। यहाँ पर आपके एग्जाम में, सॉरी, आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं राम सिंह बौद्ध, ये पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 15 नंबर। 15 नंबर में क्या कह रहा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने दूध में यूरिया की मात्रा का पता लगाने के लिए तरबूज के बीज का इस्तेमाल किया है, और इसका इस्तेमाल करके बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का निर्माण किया है? ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा
कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा संस्थान है जिसने दूध में यूरिया की मात्रा का पता लगाने के लिए तरबूज के बीज का इस्तेमाल किया है और कैसे इस्तेमाल करके दरअसल बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का निर्माण किया है। ये आईआईटी बीएचयू कानपुर है या एचबीटीयू है या फिर ननापीस है, बताइए। ये है आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसमें देखो, दरअसल ये जो आईआईटी है, मैं बात कर रहा हूँ बीएचयू की, ठीक। आईआईटी बीएचयू और इसके वैज्ञानिकों ने तरबूज के बीज लिए, तरबूज के बीज लिए और इन बीज से एक डिवाइस बनाई, बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये जो बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने बनाया है, इसमें इन्होंने पाया ये कि जो तरबूज के बीज होते हैं उसमें एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं यूरिपेज। दरअसल ये जो तरबूज के बीज हैं, तरबूज के बीज में एक एंजाइम होता है, इसे कहा जाता है यूरिपेज, ठीक। ये जो यूरिपेज है इसकी खोज करी और ये यूरिपेज काम क्या करता है, ये यूरिया को तोड़ता है, यूरिया को ये तोड़ता है। अब इस स्थिति में यूरिया को तोड़ने के काम आता है यूरिपेज। तो अब यहाँ से वैज्ञानिकों ने दिमाग ये लगाया कि दूध में जो मिलावट होती है, साधारणतया यूरिया को मिलाया जाता है। इस स्थिति में दूध में यूरिया की मिलावट का पता लगाया सकता है ये तरबूज के बीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम है यूरिपेज के नाम से। बात समझ पा रहे हो? तो तरबूज के बीज से एक बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का निर्माण किया गया है और इसमें चूंकि यूरिपेज नामक एंजाइम होता है जो कि यूरिया को तोड़ने का काम करता है, तो इसके माध्यम से दूध में यूरिया की मिलावट का इससे हमें पता भी चल सकता है। तो आपसे यही पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। तो यहां से हो जाएगा बीएचयू, आईआईटी बीएचयू इसका सही उत्तर। नेक्स्ट देखो, 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों या सभी स्कूली बच्चों के भविष्य में उनकी शैक्षिक प्रगति व उपलब्धि की ट्रैकिंग करने के लिए किस नाम से एक आईडी बनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। ये अपार नाम से बनाएगी, बीएसएसपीएम या फिर पीएसपीपीएम या ननापतीस। इसका सही उत्तर होगा अपार। अच्छा, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, ये क्या है, ध्यान दें। APAAR, इसका पूरा नाम है ऑटोमेटेड। इस पी का मतलब है परमानेंट, ए का मतलब है एकेडमिक और इस ए का मतलब है अकाउंट और ये जो आर है इसका मतलब है रजिस्ट्री, ठीक है। और ये जो पूरी की पूरी आईडी बनेगी, ध्यान रखिए 12 अंकों की बनेगी, 12 अंकों की। तो अपार का आपसे नाम पूछा जा सकता है या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है APAAR में आर क्या है, पी क्या है, इस तरह से। तो ऑटोमेटेड, और परमानेंट, एकेडमिक, अकाउंट, रजिस्ट्री, परमानेंट ऐसे लिखो। तो खैर, इसको याद रखो, APAAR, ठीक। 16 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखो, 17, इसमें कहा गया है कि हाल ही में एक जिला एक उत्पाद योजना को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जहां के उत्पाद को रूस के मास्को में जगह मिली है। रूस के मास्को में, या हम कहें रूस के मास्को शहर में एक स्टोर खोला गया है और वहां पर इस उत्पाद को रखा जाएगा। तो ये कौन सा है उत्पाद उत्तर प्रदेश का। मूंज उत्पाद तो है नहीं, कानपुर का चमड़ा उत्पाद भी नहीं है, अलीगढ़ के ताले भी नहीं है। यह है नजीबाबाद की ब्लैक पॉटरी, ठीक है। नजीबाबाद की जो ब्लैक पॉटरी है, वो कहा जाता है कि ये रसिया के स्टोर में रखी जाएगी मास्को शहर में, तो रसिया के घरों की भी ये शोभा बढ़ाएगी, ठीक है। हाँ, और इससे क्या होगा, इससे विदेशों में भी जो हमारे उत्तर प्रदेश में एक योजना चलाई जा रही है ओडीओपी, उसका नाम होगा, यानी ओडीओपी के अंतर्गत जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं वो विदेशों में बिचेंगे और जब विदेशों में भी इनकी डिमांड होगी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी रोजगार का सृजन होगा। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, 18, कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने सोशल मीडिया की अभद्र टिप्पणी पर लगाम लगाने के लिए एक एआई सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है, बताइए। एआई सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया है। आईआईटी बीएचयू है, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी रुड़की है या फिर ननाबीस। ये है आईआईटी बीएचयू। ध्यान दो, मैं यहाँ से दो तीन बातें आपसे साझा कर लेता हूँ।
हालाँकि मैंने पहले बताई भी हैं, आपने अगर हमारे ये जो अक्टूबर का है, इससे पहले सितंबर का जो करंट अफ़ेयर्स मैंने कराया था उत्तर प्रदेश का, उसमें मैंने डिटेल में इस नीति की चर्चा भी करी थी। मैं बात कर रहा हूँ सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 को हाल ही में मंजूरी दी है और इसमें कहा गया है कि अगर सोशल मीडिया पर ध्यान दीजिएगा, ये गंभीरता से पढ़िए, कहीं इसका शिकार आप ना हो जाएँ। अगर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक आपत्तिजनक या फिर राष्ट्र विरोधी आपने पोस्ट कर दी, ठीक है? अगर आप आपत्तिजनक पोस्ट करते हो या फिर आप राष्ट्र के विरोध में पोस्ट करते हो, तो फिर आपको उठा लिया जाएगा पुलिस के द्वारा और फिर 3 साल से या हम कहें 3 साल से लेकर उम्र कैद, जितनी भी उम्र कैद तक सज़ा दी जाएगी, ठीक है? सज़ा मिलेगी 3 साल। तो ख़ैर ये सारी बातें। इसके अलावा एक मैंने और आपको डेटा दिया था या हम कहें जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश में अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई योजनाओं का प्रचार करते हो, आप अच्छे खासे यूट्यूबर हो, आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं, आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं, तो उस स्थिति में सरकार आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराएगी। और इस स्थिति में मैंने कुछ धनराशियाँ बताई थी आपको कि आप अगर इंस्टा में सरकार की योजनाओं का प्रचार करते हो या फ़ेसबुक में प्रचार करते हो या फिर यूट्यूब में प्रचार करते हो, तो फिर अलग-अलग श्रेणी में अलग-अलग रुपया मिलेगा। इन सब के बारे में अगर डिटेल से पढ़ना हो, तो आप सितंबर 2024 की करंट अफ़ेयर्स को देख सकते हो और वो आपको सारी की सारी करंट अफ़ेयर्स हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है? और इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप उनका प्रिंट निकलवा पाएँ और उनको रिवाइज़ कर पाएँ। तो इसमें मैंने राशि बताई थी 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 4 लाख रुपए प्रति माह दिया जाएगा, ठीक? तो इस प्रकार से भी सरकार रोज़गार दे रही है। कहीं न कहीं आपको कमाई के अवसर दे रही है। तो ख़ैर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखो 19 नंबर। 19 नंबर में कहा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार परिषदीय स्कूलों में किन भाषाओं में बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्य सामग्री तैयार की जा रही है। फिर से समझो, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है, इसने अभी जानकारी दी है कि ये परिषदीय स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्य सामग्री तैयार कर रहे हैं। ये पाठ्य सामग्री कुछ भाषाओं में ही होगी, जैसे अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, बघेली। ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। इन्हीं भाषाओं में पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। 19 का सही हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो 20 नंबर। 20 में कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण की शुरुआत की गई है। ये कहाँ की गई है ट्रेड शो की शुरुआत? ये दरअसल की गई है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है? ग्रेटर नोएडा में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 इसका सही उत्तर होगा ग्रेटर नोएडा। और ये जो ग्रेटर नोएडा है, आपको पता होगा यहीं पर एक एक्सपो मार्ट, यहीं पर इसकी शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट देखो 21 21 नंबर। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा राज्य के किस धार्मिक स्थान को विश्व पर्यटन या हम कहें विश्व पर्यटन पटल पर लाने के लिए और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से इसको पढ़ता हूँ। इसमें कहा गया है कि पर्यटन विभाग है उत्तर प्रदेश का, ठीक? ये कर क्या रहा है? ये कर ये रहा है कि राज्य में एक कुछ ऐसे धार्मिक स्थान हैं, इन धार्मिक स्थानों को विश्व पर्यटन पटल पर लाना है ताकि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। खूब सारे पर्यटक आएँ यहाँ पे, खूब सारे पर्यटक आएँगे तो लोकल लोगों को ना सिर्फ रोज़गार मिलेगा बल्कि अ, सरकार का राजस्व रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इस स्थिति में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है। किस धार्मिक स्थल के लिए? ये पूछा है। तो ये चित्रकूट धाम के लिए है, नैमिषारण्य धाम के लिए है, बिठूर के लिए है या फिर ननाबीस? ये है चित्रकूट धाम के लिए। ध्यान दीजिएगा, ए पार्ट सही हो जाएगा इसका, ठीक? चित्रकूट धाम के नाम से ही दरअसल ये ऐप बनाया गया है। इस ऐप का नाम ही है चित्रकूट धाम। अच्छा, ये नैमिषारण्य ये पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, कई-कई बार पूछा गया है। ये है सीतापुर में और ये बिठूर कहाँ है? ये है कानपुर में।
ठीक है, दोनों को याद रखना, इनकी लोकेशन पूछी जाती। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 22 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से पढ़ो। 22 में कह रहा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखो, हाल ही में लखनऊ में आयोजित की गई चौथे यूपी स्टेट ओपन चैंपियनशिप में निर्भय तिवारी, इनका नाम याद रखना। ये इस लड़के ने तहलका मचा दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतना भागा है। तो निर्भय तिवारी ने 100 मीटर दौड़ के रिकॉर्ड 100 मीटर दौड़ को रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया और स्वर्ण पदक अपने नाम लिया है। और ये जो दौड़ है इन्होंने 10.74 सेकेंड में पूरी करी है। बताइए, ये आपसे पूछा ये है कि ये जो निर्भय तिवारी है, ये निर्भय तिवारी का संबंध किस जिले से है, यही पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये है गोरखपुर से। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, निर्भय तिवारी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही होगा, हाँ, ए पार्ट। अच्छा, ये जो निर्भय तिवारी हैं, अगर आपसे सीधा सा सवाल एक पूछ लिया जाए कि ये किस वर्ग में दौड़े थे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं अगर आपसे यूपी स्टेट की बात करूं, यूपी स्टेट ओपन चैंपियनशिप, चैंपियनशिप ध्यान देना, यूपी स्टेट ओपन चैंपियनशिप, इसमें किसकी बात मैंने की निर्भय तिवारी की बात। ये जो निर्भय तिवारी हैं कहाँ, गोरखपुर से। ठीक, अच्छा, ये किस वर्ग में खेले हैं, या हम कहें किस वर्ग में दौड़े हैं, 23 वर्ष आयु वर्ग। ये सॉरी, इसमें अंडर लिख लो, अंडर 23 आयु वर्ग, इस वर्ग में ये दौड़े हैं। कितना दौड़े हैं, 100 मीटर ये दौड़े हैं। और क्या जीता है इन्होंने, स्वर्ण पदक। अच्छा, 100 मीटर दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया। कितने सेकंड लगाए हैं, 10.74 सेकंड इन्होंने लगाए हैं। वापस आ जाओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। ठीक, नेक्स्ट देखो 23। 23 में कह रहा है कि जन सुनवाई समाधान प्रणाली के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों की गुणवत्ता व समयबद्ध निस्तारण में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ध्यान दें, फिर से समझो। कह रहा है कि जन सुनवाई समाधान प्रणाली के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो पहले स्थान पर रहा है। यह है नाथ नगरी बरेली, इसे नाथ नगरी भी कहा जाता है। तो बरेली सही हो जाएगा 23 का। ठीक है, बरेली रेंज का पहला स्थान रहा है। नेक्स्ट देखो 24, 24। 24 में कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के कितने गांवों को इको विलेज के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। ये हैं 260 गांव। 260 गांवों को इको विलेज के रूप में घोषित किया जाएगा, यानी पर्यावरण फ्रेंडली जिले रहेंगे ये। देखो, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम आपसे पूछें कितने इको विलेज बनेंगे, तो आप बताओगे 260। अच्छा, ये इको विलेज का कॉन्सेप्ट आया, यहां से मतलब समझ पा रहे हो। मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पर प्रकृति की बात हो रही होगी, अर्थात इको विलेज होंगे तो यहाँ पर पर्यावरण जोरदार होगा। इको विलेज होंगे तो यहाँ की जो खेती होगी, खेती प्राकृतिक होगी। बोलो भाई, समझ में आ रहा है, खेती होगी प्राकृतिक। तो अब मुझे बताओ, अगर खेती प्राकृतिक हो रही है तो क्या रसायन का प्रयोग हो रहा है, बोलो। रसायन का प्रयोग नहीं हो रहा होगा। तो ये सभी मापदंड जब अपनाए जाएंगे तो सभी इकोसिस्टम, या हम कहें ये जो इको विलेज हैं, इनका आ, ये इको विलेज काफी फेमस होंगे। इस स्थिति में इन इको विलेज में पर्यटन ग्राम के रूप में भी इनको विकसित किया जाएगा, के रूप में भी इन्हें विकसित करने की योजना है। ठीक, फिर से समझो, उत्तर प्रदेश में टोटल इको विलेज कितने बनाने की सरकार की लक्ष्य है, सरकार की योजना है 260। तो इको विलेज का मतलब क्या है, पर्यावरण ठीक ठाक होगा वहां पे। अब ऐसी स्थिति में जो वहां खेती भी हो रही होगी, तो क्या वो रासायनिक खेती होगी ना, ये प्राकृतिक खेती होगी। यहाँ पे रसायन का प्रयोग नहीं होगा। और इन्हीं इको विलेज को पर्यटन ग्राम के रूप में भी विकसित करने की सरकार की योजना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, हाँ। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 24 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 25। 25 में
कह रहा है कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की बात हो रही है और ये कौन से नंबर के हैं? 5वें में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन पहचानो। ग्रामीण इलाकों में घर-घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने और जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है। हाँ, दूसरा स्थान मिला है, बिल्कुल सही है। ये अभी मैंने आपको पीछे डिस्कस भी किया था इसके बारे में। अच्छा, दूसरा कथन पढ़ो। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2023 में सबसे तेजी से राज्य के 17,900 गांवों को हर घर नल से जल पहुंचाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सी पार्ट। प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था बेहतर हो, उसके लिए 6,000 से अधिक चेक डैम और 1,000 तालाबों के निर्माण किया गया है। ये बात हो रही है पिछले वर्ष की, तो ये भी सही है। और इन्हीं सबको देखते हुए ये जो क्रियाकलाप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए हैं, इन्हीं सबको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को दूसरा स्थान दिया गया है जल संरक्षण के लिए। तो खैर ये डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 26। 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित सही कथनों की पहचान करो। बताओ भाई। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत ग्रे नाइट चट्टानों वाले पर्वत के साथ रिहिलिया सूर्य मंदिर और कीरत सागर झील के आसपास पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये सरकार की योजना है। और ये सरकार की योजना है कौन सी योजना के अंतर्गत? स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत। ठीक, पहला वाला सही है। दूसरे में आओ। नवीं शताब्दी का सूर्य मंदिर महोबा के प्रसिद्ध इतिहास का प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कीरत सागर झील को कीर्तिवर्मन ने बनवाया था। ये क्या सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। सारे के सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 27। 27 में क्या कह रहा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के संबंध में लिए गए निर्णय से संबंधित कौन सा कथन सही है? वो पूछ रहा है आपसे। कह रहा है कि सरकार ने बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के प्रस्तावित जो कार्यक्रम था, स्ट्रीट रेस को रद्द कर दिया है। क्यों रद्द किया गया है? इसके पीछे सरकार ने कारण दिया है। कारण क्या है? कारण सरकार ने बताया है कि भैया ये जो दर्शक हैं, ये जो निर्णय रद्द करने का लिया गया है, इसमें दर्शकों की सुरक्षा को हमने प्राथमिकता दी है और दर्शकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स होनी थी बुद्धा इंटरनेशनल में, इसको हमने रद्द कर दिया है। ये दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, 28 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करो। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की यात्रा के दौरान आर.जे. शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया है। क्या ये सही है? आर.जे. शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया है। हाँ, बिल्कुल सही है। वाराणसी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 6700 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विकास पहलों का शुभारंभ भी किया है। हाँ, ये भी सही है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इस पर प्रधानमंत्री जी ने 2870 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रनवे के विस्तार और एक नए टर्मिनल भवन से संबंधित बुनियादी बुनियादी ढांचे की आधारशिला भी रखी है। ये तीनों कथन आपके सही हैं। डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 29 नंबर। 29 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लागू हुई है एम सैंड नीति। ध्यान दीजिएगा, एम मतलब क्या है? मैन्युफैक्चर्ड। ये पूछा जा सकता है आपसे। एम सैंड में एम क्या है? एम है कृत्रिम, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड। ठीक, तो कह रहा है कि एम सैंड नीति लागू हुई है। इसके संबंध में ये जो कथन है, इन कथनों में कौन सा कथन सही है, ये पूछा है आपसे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दो। मैं बात कर रहा हूँ एम सैंड नीति की। अच्छा, अगर हम एम सैंड की बात करें तो सैंड का मतलब होता है बालू और एम का मतलब हो गया मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कृत्रिम बालू। यहां तक बात समझ पाए? अर्थात कृत्रिम बालू, बालू अब बनाई जाएगी इस नीति के अंतर्गत। तो कैसे बनाई जाएगी? बालू कैसे बनती है? बालू दरअसल अगर आप गंगा वगैरह के किनारे बैठो तो वहां ढेर सारी बालू आपको मिलती है। मतलब ये हुआ कि गंगा बहा के ला रही होगी कहीं से, पहाड़ों से निकल रही है, तो पहाड़ों को चीर के तोड़ के पत्थर आपस में टकराते होंगे, तो वहां से
ये निकल के आई है बालू। ठीक। अब इस स्थिति में अगर कृत्रिम बालू बनाई जाएगी तो बताओ कैसे बनाई जाएगी? इसी आधार पर बनाई जाएगी, चट्टानों को पीस के बनाई जाएगी, अर्थात यह चट्टानों पत्थरों को पीस कर इसे बनाया जाएगा। ठीक है, इसे चट्टानों को पीस कर बनाया जाएगा। इसमें विशेषता क्या होगी? इसमें और ये जो प्राकृतिक बालू है जो नदियों में है, उसमें और इसमें अंतर क्या है? दरअसल ये जो एम सैंड है, जिसे आप मैन्युफैक्चर्ड सैंड कहोगे, एम सैंड की विशिष्टताएं और स्ट्रेंथ, ध्यान देना, स्ट्रेंथ नदी से प्राप्त बालू की तरह होती हैं, की तरह होंगी। लेकिन कुछ अंतर होगा। अंतर क्या होगा? आओ जरा समझते हैं। नदी से जब आप बालू प्राप्त करते हो, नदी से प्राप्त जो बालू होती है उसमें मिट्टी और सिल्ट की मात्रा कितनी होती है पता है आपको? ये होती है 0.45%। ठीक। अब आ जाओ, मैं बात कर लूं एम सैंड की, जिसे बनाया जाएगा। तो एम सैंड में ये मात्रा कितनी होती है? लगभग 0.2% होगी। फिर से समझो, नदी से जो बालू प्राप्त होगी उसमें मिट्टी और सिल्ट की मात्रा कितनी होती है? 0.45%। वहीं जब एम सैंड होगा यानी मैन्युफैक्चर्ड सैंड होगा, मैन्युफैक्चर्ड यानी कि बनावटी जो कृत्रिम बालू होगी, उसमें मिट्टी और सिल्ट की मात्रा कितनी होगी? 0.2%। ठीक है, इतनी होगी। अब एक बात और याद रखो, मैं बात कर रहा हूं नदी की, यानी कि अगर हम बात करें नदी से प्राप्त बालू की, नदी से प्राप्त बालू में मुझे बताओ जल अवशोषण क्षमता, जल अवशोषण क्षमता ये कितनी होती है? 1.15%। लेकिन मैं अगर एम सैंड की बात करूं, मैन्युफैक्चर्ड बालू की बात करूं, एम सैंड में ये क्षमता कितनी होगी? 1.16%। इन 4 पॉइंट्स को याद रखना। कौन कौन से पॉइंट्स? नदी से प्राप्त बालू है तो उसमें मिट्टी और सिल्ट की मात्रा 0.45 होगी। वहीं अगर बालू बनाई गई है एम सैंड नीति के अनुसार, तो उसमें ये मात्रा मिट्टी और सिल्ट की लगभग 0.2% होगी। नदी से जो प्राप्त बालू होती है उसमें जल अवशोषण क्षमता 1.15% होती है, जबकि एम सैंड में ये क्षमता 1.16% होती है। ये बात आप समझ पाए? वापस आ जाओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, 30 नंबर कह रहा है कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के अध्यादेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो और सही कथन की पहचान करिए। ए पार्ट, इसमें क्या कह रहा है? इस अध्यादेश में छद्म और सद्भाव विरोधी गतिविधियों की रोकथाम, जैसे थूक और थूकना निषेध। आपने देखा होगा कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें फलों में थूका जा रहा था, इनमें खाना बनाते वक्त थूका जा रहा था। तो खैर, इस तरह के जो वीडियोस वायरल हो रहे थे, इसी पर लगाम लगाने के लिए ये अधिनियम आया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस अध्यादेश में छद्म और सद्भाव विरोधी, यानी इसमें सद्भावना भी बिगड़ती है कहीं ना कहीं। आप किसी के खाने में थूक दो और अगर वो देख ले तो इस स्थिति में सद्भावना भी बिगड़ती है। तो सद्भाव विरोधी गतिविधियों की रोकथाम के लिए थूकना निषेध अधिनियम 2024 आया है, तथा उत्तर प्रदेश खाद्य संदूषण निवारण अध्यादेश 2024 भी इसमें शामिल है। ये कथन आपका सही है। दूसरा देखो, यह अध्यादेश थूकने और मानव के द्वारा जो अपशिष्ट निकाले जाते हैं, जैसे मल हो गया, मूत्र हो गया, इनको अगर खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है, मिलाने से होने वाले संदूषण और संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बताया गया है। ठीक है, यानी आप फिर जमानत नहीं ले सकते हो अगर इस तरह की हरकतें आप करते हुए पाए गए हो। तो खैर, ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के ई कोर्ट प्रणाली के संबंध में सही कथन की पहचान करो। ई कोर्ट प्रणाली, 8 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक शिकायतों के निस्तारण के लिए ई कोर्ट प्लेटफॉर्म, औद्योगिक विवादों के प्रबंधन के लिए अ, एक व्यापक डिजिटल समाधान को विकसित करने का निर्णय लिया है। हाँ ठीक है, ई कोर्ट प्लेटफॉर्म सभी
प्राप्त वादों के प्रभावी प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगा। ये भी ठीक है। ई कोर्ट प्लेटफॉर्म व इंटरफेस को संवेदनशील जानकारी की रक्षा करने में सक्षम बनाया जाएगा। ये सारे के सारे आपके कथन सही है। डी पार्ट सही हो जाएगा इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट देखो। 32 हो गया, 31 हुआ है, 32 देखो। कह रहा है कि हाल ही में 5 अक्टूबर 2024 की खबर है कि हाल ही में 5 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष के महाकुंभ की तैयारी के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की है। क्या बता सकते हो आप मुझे? 2026 है, 25 है, अगले साल होगा और खत्म भी है शायद ये, 1 महीना बचा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 33, 33 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने किस तिथि को घोषित किया है कि 1 साल के भीतर उत्तर प्रदेश को शून्य गरीबी प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनाएंगे वो? कौन है ये? ये है भारत का पहला राज्य बनेगा 2 अक्टूबर 2024 से, 15 अगस्त 2024 से, या फिर 24 अक्टूबर 2024 से? बताओ मुझे। यहाँ पर आओ जरा। उत्तर प्रदेश में ध्यान दो, योगी आदित्यनाथ की घोषणा क्या है? इन्होंने कहा है कि जो अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बनेगा देश का पहला देश का पहला जीरो पावर्टी प्रदेश। ठीक, जीरो पावर्टी प्रदेश बनेगा। और ये किसकी जयंती पर घोषणा की गई है? ये की गई है गांधी जयंती पर घोषणा की गई है। तो घोषणा किसके द्वारा की गई है? मुख्यमंत्री जी के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और कब की गई है? ये कहा गया है कि भाई हम बना देंगे गांधी जयंती की, यानी कि गांधी जयंती के अवसर पर हम घोषणा कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर 2024। नेक्स्ट देखो। 34, 34 में कहा गया है कि मिशन शक्ति के संबंध में सही कथन बताइए। ये कह रहा है, जस्ट वेट, मिशन शक्ति के संबंध में सही कथन बताइए। और पहला कथन आपको दिया गया है कि मिशन शक्ति यानी कि यह महिला और बाल विकास मंत्रालय का एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। तो ये जो मिशन शक्ति है, क्या ये महिला और बाल विकास मंत्रालय का एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है? हाँ बिल्कुल है, ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा इसकी दो उपयोजनाएं हैं, संबल और सामर्थ्य। क्या ये सही है? हाँ ये भी सही है। इसकी दो उपयोजनाएं हैं, संबल और सामर्थ्य। मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ 3 अक्टूबर 2024 को किया गया था। ये तीनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, ये तीनों कथन आपके सही हैं, अर्थात सही उत्तर हो जाएगा डी। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ध्यान दो। मैंने कहा था ये वाला 33 नंबर, इसको फिर से देखो जरा, दो तीन बातें यहां से और समझो। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने किस तिथि को घोषित किया है कि भाई 1 साल के भीतर भीतर शून्य गरीबी वाला राज्य हम भारत का पहला राज्य बना देंगे उत्तर प्रदेश को? गांधी जयंती के अवसर पर इन्होंने घोषणा की है। इसमें दो तीन बातें और ऐसे समझो। ये कैसे बनाएंगे? इन्होंने इसका ड्राफ्ट भी तैयार किया है। इन्होंने कहा है कि हर ग्राम पंचायत, ध्यान देना, हर ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकतम अधिकतम 25 निर्धन परिवारों, या हम कहें निर्धनतम परिवारों को चुना जाएगा। ध्यान देना, 25 निर्धनतम परिवारों को चुना जाएगा और इनके बारे में जो इनकी सूचना होगी उसे एक ऐप में डाला जाएगा, जिसमें जिसे कहा जाता है मॉप अप, यानी कि इसकी सूचना मॉप अप मोबाइल ऐप मोबाइल ऐप में भरा जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से फिर सरकार उनके लिए कार्यक्रम करेगी, कार्यवाही करेगी। अच्छा, एक बात और समझना, हर ग्राम स्तर पर, या हम कहें हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। ग्राम स्तरीय समिति का इसमें गठन होगा। ठीक है, और इसमें टोटल सदस्य कितने होंगे? टोटल सदस्य होंगे 5। तो ये जो हर गांव पंचायत में एक ग्राम स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें 5 सदस्य होंगे, ये जो 5 सदस्य हैं, इस समिति का काम होगा कि घूम घूम के लोगों के बारे में पता करे, कौन है जो निर्धनतम परिवारों में आते हैं। फिर उनके लिए काम किया जाएगा सरकार के द्वारा, और पंचायत के स्तर पर भी उनके लिए काम किया जाएगा। और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश बनेगा
भारत का सबसे पहला शून्य गरीबी वाला राज्य। ठीक है, तो खैर ये 33 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट, 34 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। इसमें मैंने आपको बता दिया था, सही है ये इसके तीन के तीनों। ठीक, अब आ जाओ 35 में। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन बताइए। पढ़ो। पहला वाला कह रहा है कि हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जो एससी हैं, एससी के खिलाफ 97.7 अत्याचार 13 राज्यों में हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले कहाँ दर्ज हुए हैं? उत्तर प्रदेश में। ये सारे कथन सही हैं। और अनुच्छेद 16 ये अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। सारे के सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम आपसे उत्तर प्रदेश के अलावा बात करें और कौन कौन से राज्य हैं, तो आप क्या बताओगे? जो अनुसूचित जातियां हैं, एससी, एससी के खिलाफ ध्यान देना, एससी के खिलाफ जो अत्याचार के मामले हैं, मामले ये कहाँ कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश तो अपना है ही सबसे अव्वल दर्जे का, राजस्थान में भी है, इसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का, यहाँ भी कई सारे मामले दर्ज हुए हैं। तो ये हैं सबसे ज्यादा केस यहाँ पर दर्ज हुए हैं। ठीक, तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो 36। 36 में क्या कह रहा है? 36 में कहा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ 8 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए साझेदारी की है? बता दो मुझे। ये है मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बिहार या फिर बंगाल। आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हुआ क्या? देखो, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और अपना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश। ठीक, मैं इन दोनों की बात करता हूँ। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश एक प्लेटफॉर्म पर आए और इन्होंने एक साझेदारी कर ली। इन्होंने कहा कि हम एक लोग एक काम करते हैं कि 8 गीगावाट, इस क्षमता को भी याद रखना, 8 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा हम संयंत्र विकसित करेंगे आपस में, यानी कि साझेदारी से। किसकी किसकी साझेदारी? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। कितने गीगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है? 8 गीगावाट का। इसमें जो पहला चरण होगा, पहले चरण में 2 गीगावाट की परियोजना का विकास किया जाएगा, परियोजना का विकास होगा। ये भी टारगेट किया गया है, 2 गीगावाट परियोजना का विकास होगा। ठीक है, और ध्यान दें, ये जो पहले चरण में 2 गीगावाट परियोजना का विकास होगा, इसमें संभावित स्थल का भी चयन कर लिया गया है, वो है मुरैना। मुरैना इसका ये संभावित स्थल है, यहाँ पर इसको विकसित किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ मैं कुछ लक्ष्य लिखता हूँ, ध्यान देना। मैं लिख रहा हूँ राज्य नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य। मैंने राज्य नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, ध्यान दो। अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें और उत्तर प्रदेश की करें, तो नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य क्या हैं एमपी के पास, और उत्तर प्रदेश के अपने लक्ष्य क्या हैं? एमपी कहता है कि हम 2030 तक 20 गीगावाट की क्षमता हासिल कर लेंगे, ध्यान देना। मध्य प्रदेश कहता है कि हम 2030 तक 20 गीगावाट की क्षमता हासिल कर लेंगे। वहीं अपना उत्तर प्रदेश कहता है कि हम 2026-27 तक 22 गीगावाट की क्षमता हासिल कर लेंगे। किस क्षेत्र में? नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। वहीं अगर आप वर्तमान में मध्य प्रदेश को देखोगे, तो यहाँ 9 गीगावाट की क्षमता है। अगर आप उत्तर प्रदेश को वर्तमान में देखोगे, तो यहाँ 6.8 गीगावाट की क्षमता है। तो खैर, ये कुछ डेटा है जो आप याद रखो। 36 का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखो 37। 37 में कह रहा है, 37 नंबर में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग के लिए निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करो। प्रथम चरण में 2 गीगावाट की परियोजना विकसित की गई है। हाँ, बिल्कुल सही है। कहां पर विकसित की गई है? मुरैना में विकसित की जाएगी। ठीक है, मुरैना को चिन्हित किया गया है। उत्तर प्रदेश ने 2026-27 तक 22 गीगावाट की सौर क्षमता का लक्ष्य रखा है। हाँ, ठीक है। मध्य प्रदेश ने 2030 तक 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। हाँ, ये भी सही है। सारे के सारे सही हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखो 38। 38 में कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने निर्माण किया है, निर्णय लिया है कि वह छतर मंजिल, चुनार का किला और बरुआ सागर को पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर विकसित करेगा। ये पर्यटन स्थल क्रमशः कहाँ है? तो छतर मंजिल तो आपका लखनऊ में है,
ठीक। और इसमें क्या था दूसरे नंबर पर? चुनार का किला और बरुआ सागर। ये जो चुनार का किला है मिर्जापुर में है, बरुआ सागर झांसी में है। तो ए पार्ट सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा जराई का मठ, ये कहाँ है? जराई का मठ है झांसी में। ये चर्चा में रहा था अभी पर्यटन के क्षेत्र के लिए। ठीक, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखो 40, कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 के लिए नई शीरा नीति को मंजूरी दी है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में पूछा जा सकता है। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 के लिए नई शीरा नीति को मंजूरी दी है। ये जो शीरा नीति है इसके अंतर्गत चीनी मिलों के कितने प्रतिशत शीरा देशी मदिरा को आवंटित करने का निर्णय लिया गया है? आप बताओगे 19%। ठीक है, तो ये हमारी अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर्स है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके और वहाँ अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए और इसके बाद फिर पीडीएफ वाले सेक्शन में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और आप ये पीडीएफ आप इसका चाहें तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी मैंने समझाया है वो सारा का सारा मैटर आपको लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से। ये नोट्स भी आपको उसी पीडीएफ के साथ मिलेंगे। ठीक है, जो कुछ मैंने डिस्कस किया है, जो मैंने आपको बताया है, जैसे 4 लेन रेल लाइन और 6 लेन का जो हाईवे होगा वो बिछेगा, या फिर मिलिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, पीएम सूर्य घर योजना ये क्या है, इन सब के बारे में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स के रूप में मिलेगी। तो खैर, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन से। मिलते हैं नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स में। धन्यवाद।